हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी YouTube चैनल सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा और उसमें बहुत से फैक्टर्स पढ़े। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अर्थक्वेक, भूकंप। आज हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे और उसको पढ़ने से पहले आप सामने एक डायग्राम भी देख रहे हैं, तो हम उसको डायग्राम के माध्यम से सारे पॉइंट्स को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। हर एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले भूकंप होता क्या है? भूकंप क्या होता है? देखिए, भूपृष्ठ में पृथ्वी की जो आंतरिक और बाहरी शक्तियां हैं, भूपृष्ठ में जो भूपृष्ठ क्या होता है, भूप्रपट्टी या भूपृष्ठ क्या होता है, क्रस्ट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा। भूपृष्ठ में पृथ्वी की आंतरिक व बाहरी शक्तियों के प्रभाव के कारण उत्पन्न कंपन क्या कहलाते हैं? भूकंप कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिए। देखिए, भूपृष्ठ में पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी शक्तियों के प्रभाव के कारण उत्पन्न कंपन क्या कहलाते हैं? भूकंप कहलाते हैं। इतनी सी बात आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब देखिए, भूकंप को जो आप पढ़ते हैं, भूकंप का जो अध्ययन होता है, भूकंप का अध्ययन क्या होता है? भूकंप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप विज्ञान के द्वारा किया जाता है, जिसको आप बोलते हैं सिस्मोलॉजी। सबसे पहली बात, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या है? भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान जिसके द्वारा आप भूकंप का अध्ययन करते हैं। तो भूकंप का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। ठीक है। इसी के बाद एक और पॉइंट हमारा आता है, सिस्मोग्राफ। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। हिंदी वाले चाहे तो आपको लिख सकते हैं इसको भूकंप लेखी। भूकंप लेखी। देखिए, सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप लेखी। और भूकंप लेखी क्या होता है? जिससे आप जो भूकंप है उसकी तरंगों को मापते हैं। जो तरंगों को प्रदर्शित करते हैं, तरंगों को जो दिखाया जाता है, किसके द्वारा दिखाया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा, भूकंप लेखी के द्वारा। तो जब भूकंप आपका उठता है तो तरंगे होती हैं, कंपन होता है। उन कंपनों को जो आप नापते हैं या आप उन कंपनों का जो चित्र बनाया जाता है वो किसके द्वारा होता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में क्या होता है? उसको आप ड्रॉ करते हैं या आप उसकी जो भूकंप की तरंगे हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद तीसरी बात क्या आती है? ठीक है, दो चीजें पहले आप ये ध्यान दीजिए। क्या समझ में आया आपको? भूकंप का अध्ययन करने के जो भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? भूकंप विज्ञान। और भूकंप को जो भूकंप के द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं उसको किसके द्वारा दिखाया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। चलिए, अब आप एक डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे। इस डायग्राम के अंदर देखिए क्या चीजें हैं आपकी। ये आपका भूपृष्ठ है, या भूप्रपट्टी आप बोलते हैं या क्रस्ट बोलते हैं, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। ये देखिए, पृथ्वी के भूपृष्ठ के अंदर ये एक बिंदु है जिसको बोलते हैं उद्गम केंद्र या भूकंप मूल या इंग्लिश में फोकस। ठीक है। देखिए, ये क्या है? भूपृष्ठ है। भूपृष्ठ के नीचे आप देखिए पृथ्वी के अंदर आप बिंदु देख रहे हैं, इसको बोला जाता है उद्गम केंद्र और भूकंप मूल। ये वो केंद्र है जहां से आपका क्या होता है? पृथ्वी के कंपन उठते हैं। कंपन जो उठते हैं वो भूकंप का कारण क्या है? कंपन उठने का कारण क्या है? ये अभी हम आगे फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो ये पृथ्वी के अंदर वो बिंदु है जहां से भूकंप की कंपन उठते हैं या भूकंप उठता है, इसको बोलते हैं फोकस। जहां पर ये महसूस किया जाता है, जहां पर आप भूकंप को महसूस करते हैं, वो केंद्र क्या कहलाता है? अधिकेंद्र, एपी सेंटर। वो केंद्र जहां पर इस भूकंप से उठने वाले तरंगों को या कंपनों को महसूस किया जाता है, वो बिंदु क्या कहलाती है? अधिकेंद्र या एपी सेंटर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। जहां से उठता है भूकंप वो केंद्र क्या होता है? उद्गम केंद्र, भूकंप मूल। सिंपल बात में आप ध्यान रखें। और जहां महसूस करते हो वो केंद्र कौन सा होता है? अधिकेंद्र या एपी सेंटर। ठीक है। अध्ययन किससे करते हैं? सिस्मोलॉजी में। जो आपके कंपन उठते हैं, उन कंपनों के जो उत्पन्न तरंगे हैं वो किसके द्वारा आपकी मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, उस सिस्मोग्राफ से उसको कंपनों को मापते हैं
और फिर बताते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया, जिसको हम स्केल पे नापते हैं। चलिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे भूकंप के कारण। इस डायग्राम को रखते हैं ऐसी, भूकंप के कारण। कॉजेस क्या है, भूकंप क्यों आता है, भूकंप के कारण क्या है। तो भूकंप का जो पहला कारण है आप देखेंगे, भूकंप के कारण क्या है, कॉजेस क्या है। सबसे पहला जो कॉज है वो क्या है आपका, सबसे पहला कॉज है ज्वालामुखी। ये भी टॉपिक, आज अगला टॉपिक यही होगा हमारा, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के कारण भूकंप आते हैं। कैसे आते हैं, देखिए जब ज्वालामुखी, पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें बहुत सी वाष्प होते हैं और मैग्मा। तो जो ज्वालामुखी फटने के बाद जो वाष्प, जिसे आप गैसेज भी बोल सकते हो, गैसेज और मैग्मा जब निकलता है तो वो बहुत तेजी से इसके धरातल पर धक्का देता है। धरातल मीन्स पृष्ठ पर, ये जो आपका पृष्ठ है, इस धरातल पर क्या करता है, धक्का देता है बहुत अधिक तेजी से, जिसकी वजह से भूकंप का अनुभव होता है। दोबारा समझिए, ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर फटती है तो उसके अंदर बहुत से वाष्प निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं और मैग्मा निकलता है, जिसकी वजह से वो पृथ्वी को बहुत अधिक मात्रा में धक्का देता है अंदर से, जिसकी वजह से, जो धक्का देने की वजह से क्या होता है, जो आपका पृष्ठ है या धरातल है वहां पर भूकंप का अनुभव होता है। इसलिए पहला फैक्टर जो है भूकंप आने का, भूकंप का कारण क्या है, वो है ज्वालामुखी। समझ में आ गई इतनी बात आपको, ज्वालामुखी वाली बात समझ में आ गई। इसमें क्या होता है आपका, वाष्प और मैग्मा, गैसेस और मैग्मा। दूसरा आप इसमें कह सकते हो रेडॉन गैसेस जो होती हैं वो भूकंप के लिए अधिक मात्रा में उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, एक पॉइंट और आप लिखेंगे इसमें स्टार डाल के कि रेडॉन गैसेस, रेडॉन गैसों के कारण, रेडॉन गैसों के कारण भूकंप आता है। पृथ्वी के अंदर रेडॉन गैसों की मात्रा अधिक है। रेडॉन गैस होने की वजह से क्या होता है, भूकंप का अनुभव होता है या भूकंप आता है। कौन सी गैस, रेडॉन गैस। अब ज्वालामुखी के अंदर आपने देखा वाष्प और मैग्मा के धक्का देने के कारण क्या आता है, भूकंप आता है। दूसरा जो हमारा कारण है भूकंप आने का वो क्या है, देखिए दूसरा कारण हमारा क्या है, HF रीड। ये कौन है, ये कारण नहीं है, ये आपके भूगर्भ शास्त्री हैं, HF रीड। इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई जिसको कहा जाता है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। क्या कहा जाता है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। HF रीड ने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रिबाउंड दिख रहा है ना सभी को, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, HF रीड द्वारा। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी के अंदर चट्टाने हैं वो रबड़ की भांति कार्य करती हैं। पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने हैं, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, रबड़। पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने हैं वो रबड़ की भांति कार्य करती हैं, और जैसे रबड़ आपकी फैलती है और सिकुड़ती है, ऐसी चट्टाने भी समय समय पर फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर कंपन होता है और भूकंप का अनुभव होता है। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या है बताइए, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या बताई मैंने आप लोगों को, मैंने बताया कि आपकी जो चट्टाने हैं वो रबड़ की तरह, रबड़ की भांति क्या करती हैं, कार्य करती हैं। जैसे रबड़ फैलती है ऐसे ही आपकी चट्टाने फैलती हैं, जैसे सिकुड़ती है ऐसे ही रबड़ की तरह सिकुड़ने में ही चट्टाने भी इसी प्रवृत्ति के साथ सिकुड़ती हैं। तो इसका फैलने और सिकुड़ने की वजह से एक कंपन उत्पन्न होता है जो कि भूकंप का अनुभव कराता है या भूकंप बनने का कारण होता है। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के बाद तीसरी जो हमारा कारण है वो क्या है आपका, भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है आप लोग जानते होंगे। भूस्खलन मीन्स इंग्लिश में आप लैंडस्लाइड भी बोल देते हैं। देखिए जब पर्वत पे या पहाड़ों पे आप घूमने गए होंगे
तो आप देखते हो कि बरसात में या वैसे नॉर्मल दिनों में भी चट्टानें पहाड़ों की टूट के गिर जाती हैं। जो पहाड़े या चट्टान टूट के गिर जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, भूस्खलन। और इस भूस्खलन के कारण, पहाड़ और चट्टानों के टूटने के कारण भी कई बार क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है। फोर्थ जो कारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यह है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हिंदी में आप कहेंगे, दिख रहा है ना सभी को, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए आप सभी लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, ये फोर्थ पॉइंट है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, तो आप तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर मैं इसको रब करता हूं। चलिए, ले लिया सभी लोगों ने। अब देखिए आप क्या करेंगे, हेडिंग, अब जो हमारा अगला टॉपिक हमें पढ़ना है डिटेल में वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जो चौथा कारण है उसको मैं आपको बता रहा हूं डिटेल में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये वैगनर द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा, वैगनर द्वारा प्रतिपादित है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, एक डायग्राम ही इसमें छोटा सा हल्का सा बनाएंगे, ज्यादा इसमें हमें जरूरत नहीं है। देखिए भाई, वैगनर द्वारा क्या कहा जाता है कि जब आपको पता है ये क्या है, आपकी क्रस्ट के अंदर आप जाते हैं तो आपने देखा था कि ये 0 से लेके 100 किलोमीटर या 34 से लेके 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो जब आप 100 किलोमीटर पर चले जाते हैं तो लगभग 100 किलोमीटर के बाद जाने पर क्रस्ट के अंदर आपको बहुत सारी मात्रा में प्लेटें दिखाई देती हैं। ठीक है, बहुत सारी मात्रा में क्या दिखाई देती हैं, बहुत सारी प्लेटें हैं। अब ये प्लेटें जो है इन्हीं के आगे पीछे या ऊपर नीचे होने की वजह से क्या हो जाता है, भूकंप उत्पन्न हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है, जब आप देखते हैं 100 किलोमीटर के अंदर प्लेटें हैं और ये प्लेटें जो है आपकी दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। जो ओशियन की तरफ चली जाती हैं उन्हें बोलते हैं ओशियनिक प्लेट, और जो आपकी बची हुई है कॉन्टिनेंटल में चली जाती हैं उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। समुद्री प्लेटें और महाद्वीपीय प्लेटें। प्लेटों को जो है, प्लेट आपकी क्या होती है, देखिए ये प्लेट है, ये एक प्लेट है। जब ये प्लेट अप डाउन इस तरीके से मूवमेंट करती हैं, एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे इस तरीके से, जब ये प्लेटें इस तरीके से मूव करती हैं तो ये क्या करती हैं, भूकंप की उत्पत्ति करती है। भूकंप की उत्पत्ति कब होती है, जब प्लेटें आपका अप डाउन मूवमेंट करती हैं। प्लेटों का मूवमेंट कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो ये दो जो प्लेटें हैं आपकी, जो 100 किलोमीटर में जाके क्रस्ट के अंदर पूरी उसमें प्लेटें जो है विभाजित हुई हैं। प्लेटें क्या, चट्टानों के टूटने से ये प्लेटें बन जाती हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड है, ओशियानिक में और कॉन्टिनेंटल। ठीक है, और वैसे आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल प्लेटें या टोटल प्लेटें कितनी है, 6 प्लेटें। हमारी जो प्लेटें हैं उनकी संख्या कितनी है, 6। ठीक है, तो वो आप लिखेंगे 6 प्लेट। टोटल प्लेट जो है वो कितनी है, 6 है। जिसमें से सबसे पहली प्लेट आप लिखेंगे अमेरिकी प्लेट, अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, तीसरी प्लेट है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, प्रशांतीय प्लेट, और लास्ट है आपकी अंटार्कटिक
अंटार्कटिक प्लेट। तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसमें हमने देखा कि हमारे जो प्लेट है वो 6 भागों में विभाजित है। ये 6 कुछ नहीं कॉन्टिनेंट ही हैं आपके, अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियाई, प्रशांतीय और अंटार्कटिक। और वैसे अगर देखें तो प्लेटें 2 भागों में आपकी विभाजित हो जाती हैं, एक ओशियानिक और एक कॉन्टिनेंटल। जैसे जैसे आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं वो जापान में क्यों आते हैं, ठीक है, या पहाड़ों के अंदर भूकंप सबसे अधिक क्यों आते हैं, वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट जो फैक्टर है, जो हमारा कारण है भूकंप आने का, उसको डिस्कस करते हैं। 5th फैक्टर क्या है? 5th फैक्टर है हमारा, आप लोगों ने देख लिया, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। जो 5th फैक्टर है हमारा, जो 5th कारण है वो क्या है? वो है आपका मानव। मानव मतलब ह्यूमन, हम लोग। अब हम लोग कैसे हैं भूकंप का कारण? हम लोग इस तरीके से हैं कि देखिए, खनन हम लोग करते हैं। खनन मतलब मिट्टी का उठाना, रेत का उठाना, ठीक है, खनन करना चीजों का, वो हमारे द्वारा होता है। बांध का निर्माण कौन करता है? हम करते हैं। परमाणु बम का जो परमाणु है आपके, उनका जो निरीक्षण है वो कौन करता है? टेस्टिंग कौन करता है? हम लोग करते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स क्या करते हैं? ये भी भूकंप लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि आपने देखा कौन कौन से मानव के फैक्टर? खनन, ठीक है, परमाणु, टेस्टिंग, और आपका तीसरा क्या बताया मैंने आपका? बांधों का निर्माण। और भी बहुत सी चीजें हैं मानव द्वारा जिसकी वजह से भूकंप का उत्पन्न होने का कारण बन जाते हैं, ठीक है। तो मेरे जो कारण है वो मेनली 5 कारण ऐसे हैं जो भूकंप के उत्पन्न करने में उत्तरदायी हैं। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया? वैगनर ने दिया। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किसने दी? H.F. रीड ने दी। और ये थ्योरी क्या थी? ये आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। कल हम इसके स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस स्केल पर इसको नापा जाता है, कितनी प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, कितने प्रकार के भूकंप हैं, ठीक है, और जापान में सुनामी आने का कारण क्या है, ये कल हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा टॉपिक कल फिनिश हो जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम आपको है, कुछ भी समझ में नहीं आता, कमेंट में जाके कमेंट करें। और हमारे टेलीग्राम लिंक को भी आप ज्वाइन करें, ठीक है। जितना ज्यादा आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा भी आपके प्रति कर्तव्य और ज्यादा बढ़ेगा और हम और ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए हर चीज को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू, बाय।